आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रेवोल्यूशन में खैर मकदम है। थोड़ा गला ख़राब हो रहा है बहुत लगातार क्लास लेने की वजह से, तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा इससे। उसकी वजह क्या है कि आप जानते हो रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में तकरीबन बहुत सारे क्लासेस इस टाइम लेने पड़ रहे हैं आपके जो बच्चे हैं कोचिंग वाले, उनके एतबार से तो थोड़े गले से प्रॉब्लम है। लेकिन खैर फिर भी चूँकि मुझे ये लेकर आना था आपके लिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर तरीके से पहुँचा सकूँ। आज जो हम लोग बात करेंगे वो कमिंग ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया बात करेंगे। इसमें 3 सेगमेंट में बनाया है। सबसे पहले कहाँ पर लोग आए, ठीक है, और सबसे पहले जो अटैक हो रहा है वो किस एरिया में हो रहा है, कौन कर रहा है, और फिर महमूद गजनवी के बारे में। 3 चीज़ें इस पर हैं जिसको हम आपको समझाएंगे। लेकिन इसके समझने से पहले एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपसे कि ये जो एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि भारत पर हमला हुआ, ये समझने की जरूरत है। जब हम लोग बात करते हैं भारत या इंडिया या हिंदुस्तान, तो हम लोग एक मुल्क की बात नहीं करते हैं, एक एरिया की बात करते हैं। उसकी वजह क्या है कि नेशन स्टेट वो तो 19वीं सेंचुरी का फिनोमेना है। जिस तरह से हम आज राष्ट्र देखते हैं, ये राष्ट्र कॉन्सेप्ट 19वीं सेंचुरी का है, इससे पहले था नहीं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो निकला है वो यूरोप से निकला है, और यूरोप में नेशन की जो बुनियाद है वो लैंग्वेज है। लिंग्विस्टिक बुनियाद पर यानी भाषा के आधार पर वहाँ पर मुल्क बने, तो उन्हें नेशन स्टेट कहा गया। और दुनिया में तमाम जगह जो आप मुल्क देख रहे हो आज, ये सब नेशन स्टेट अपने आप में है। 1945 24 अक्टूबर को जब यूएन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और उसके चार्टर पर तमाम कंट्रीज ने साइन किया, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज ये था कि हर कंट्री एक दूसरे कंट्री के जो बॉर्डर है, जो सीमा क्षेत्र उसकी है, उसकी वो लोग जो है आदर करेंगे, इज्जत करेंगे, ठीक है। और साथ साथ एक दूसरे की जो है सॉवरेनिटी को, यानी उनकी अपनी जो कंट्री की ताकत है उसको तस्लीम करेंगे, मान लेंगे। यानी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एज वेल एज द सॉवरेनिटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज वेल एज ऑनर्ड बाय द अदर स्टेट्स, ईच एंड एवरी स्टेट्स। तो वहां के बाद से आप जो है एक मुल्क की शक्ल में चीजें देखते हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जिसको देखो वही कहता है कि साहब भारत पर मुसलमान का हमला हुआ, भारत पर मुसलमान आके आक्रमण कर दिए। भारत हमारा एक सब कॉन्टिनेंट था, एक हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री थी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर नॉर्थ की बात करें हम लोग तो हिमालय हमारे पास है, अगर साउथ की बात करें तो समंदर हमारे पास है। इसके बीच की टेरिटरी को हम हिंदुस्तान, इंडिया या भारत कहते हैं। लेकिन ये देश उस तरह से नहीं था जिस तरह आज लोग देश समझते हैं और जिस तरह इस पर रिएक्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है, अगर देश एक होता तो राजा भी एक होना चाहिए था। लेकिन आपको पता होगा, और नहीं पता तो जान लीजिए आप, कि एंशियंट टाइम में और मिडिवल टाइम में कोई एक राजा यहां पर नहीं था, बहुत सारे राजा थे। कभी उनकी ताकत बढ़ती थी तो उनका सीमा क्षेत्र या बाउंड्री बढ़ जाती थी, और कभी ताकत घटती थी तो उनका जो है बाउंड्री या सीमा क्षेत्र घट जाता था, और ताकत बहुत ज्यादा घट गई तो वो खुद घटा दिए जाते थे, यानी हटा दिए जाते थे, और दूसरी डायनेस्टी या दूसरे लोग जो है रूल करते थे। भारत में जहां तक आने का ताल्लुक है तो ऐसा नहीं कि मुसलमान आ गए यहाँ पर। भारत में आर्य आए, हून आए, शाकाज आए, पार्थियंस आए, इंडो ग्रीक्स आए, ये सब बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पर आके एसिमिलेट हो जा रहे हैं, यहाँ की जमीन से जुड़ जा रहे हैं और यहीं के होके रह गए। इसी कड़ी में अरब भी आए, टर्क भी आए जिनको तुर्क कहते हैं, इसी कड़ी में मुगल भी आए, अफगान भी आए, ये सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन इस मुल्क की खूबसूरती ये रही कि जो भी यहां पर आया यहां कहीं होके रह गया, एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स यहां के कभी नहीं हो पाए और आए और यहां चले गए। वो अलग बात है कि आज हम उन्हीं के सिस्टम को पूरी तरह से अपनाए हुए हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहां रुकना पसंद नहीं किया और रुके भी नहीं, और हमारी जमीन ने उनको जो है एक्सेप्ट भी शायद नहीं किया। लेकिन तमाम जो लोग आ रहे हैं, ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इन पर कोई बात नहीं करता ये बाहर से आए। मसला क्या है, ये एक पूरी जमीन थी, ये जमीन पर तमाम लोग बाहर से जो आए और वो यहां पर आने के बाद यहीं पर बस गए, यहीं पर रह गए और यहीं के होके रह गए। एक चीज है, जिस तरह से इंप्रेशन दिया जाता है कि साहब भारत पर हमला हो गया, और अगर भारत जो आज देख रहे हैं आप और जिस तरह से हम अपने मुल्क को आज देखते हैं, इस तरह से मुल्क पहले नहीं था। जैसे मैंने बताया आपसे कि बहुत सारे देश थे एक देश के अंदर, क्यों, बहुत सारे राजा थे। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि क्या मुझे
इस देश में नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, मुझे आप प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बना सकते। कोई भी दूसरा इंसान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है अगर हमारे पास एक प्रधानमंत्री है। क्यों? आप कहोगे साहब एक देश में प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं उसमें एक मुल्क में एक ही प्रधानमंत्री और एक ही राष्ट्रपति होंगे, इससे तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन जबकि बात हम लोग कर रहे हैं अर्ली मिडिवल या एंशियंट टाइम की, वहां पर एक राजा कोई नहीं है, बहुत से राजा हैं। अब हुआ क्या है, जैसे मान लीजिए अशोक हैं, बहुत बड़े राजा हैं, लेकिन उनकी एम्पायर बहुत बड़ी है। लेकिन आप देखिए आगे उन्हीं के बेटे के बाद उनका जो बेटा आ रहा है, यानी उनका पोता ग्रैंडसन बृहद्रथ, वो बिल्कुल सिमट के रह गया बेचारा, और अल्टीमेटली ही वाज किल्ड, उसे मार दिया गया। तो यहां पर बताना मैं क्या चाह रहा हूं, कभी कोई बाउंड्री सर्टेन नहीं थी। बाउंड्री हमेशा बढ़ती और घटती रहती थी। ये एक समझने वाली चीज है। जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया है वो 19वीं सेंचुरी का फिनोमेना है, और इट वाज इमर्ज फ्रॉम द यूरोप। ये यूरोप से उभर के आ रहा है, और जाहिर सी बात है हम भी एक नेशन स्टेट है। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप हिस्ट्री को देखोगे पहले तो आप मिसगाइडेड हो जाएंगे। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए कि यहां से जो बात चलेगी इससे बहुत कुछ ऐसा होगा जो बाहर से लोग आएंगे और यहां अटैक करेंगे, यहां रह भी जाएंगे, कुछ नहीं भी बसेंगे। तो आइए हम लोग इस सीरीज का शुरुआत करते हैं। पहली चीज, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के ताल्लुकात की बात की जाएगी, यहां आने के एतबार से, अगर हम लोग जो लिखा है आगमन या कमिंग ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, तो सबसे पहले मुसलमानों का जो ताल्लुक हिंदुस्तान से हुआ वो मालाबार कोस्ट पर हुआ। मालाबार कोस्ट इसको कहते हैं, जहां आज केरल है। ठीक है, अगर आप बात करोगे स्टेट की तो केरल हो जाएगा। अगर बात करेंगे आप इंडिया की, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट की, तो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में हुआ। ये पहली इंपॉर्टेंट बात। आने वाले कौन लोग थे? अरब ट्रेडर्स थे, यानी अरब के व्यापारी थे। ठीक है, किस मकसद से आते थे? साउथ इंडिया में गर्म मसाला बहुत पैदा होता था, और गर्म मसाले को लेकर ये लोग यहां से जाते थे, और वो गर्म मसाला वहां से फिर निकल के सीरिया होते हुए यूरोप तक पहुंचता था। तो यहां से गर्म मसाले का निर्यात होता था, और अरब के लोग इसको आयात करते थे, यानी हमारी कंट्री से यहां से एक्सपोर्ट होता था और वो लोग इसको इंपोर्ट करते थे। अब यहां एक समझने वाली बात क्या है कि ये किस सेंचुरी की बात है? तो अर्ली 7वीं सेंचुरी की बात है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ही जो आज हम इस्लाम की बात करते हैं, अव्वल तो इस्लाम प्रॉफिट से नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले से, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में पहले इंसान हैं, पहले नबी हैं, इस्लाम तो वहां से है। लेकिन जो शरीयत को हम आज फॉलो करते हैं और जिनके शरीयत को फॉलो करने पर आप इस्लाम के मानने वाले कहे जाओगे, वो आप जानते हो 7वीं सेंचुरी में 610 में प्रॉफिटहुड का डिक्लेरेशन हो रहा है, यानी नबूवत का ज़हूर या ऐलान हो रहा है। तो उसके बाद से मुसलमान लोग हुए जो आज मुसलमान कहे जाते हैं। तो 7वीं सेंचुरी में याद रखना है कि 7वीं सदी में, 7वीं सदी के बिल्कुल शुरुआत में ये अरब के लोग यहां पर आए। अब यहां पर मैंने एक चीज बनाया, नक्शा ये साउथ इंडिया का बना के 3 हिस्से में बांटा है। इस पूरे एरिया को कहते हैं वेस्टर्न घाट, ये जो लिखा है हमने वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट कहते हैं। इसका 3 हिस्सा है। एक को आप कोंकण कहते हैं, ये कोंकण रीजन जो है यहीं पर आपके महाराष्ट्र का एरिया और गोवा लगता है, ये पूरा कोंकण है। ठीक है, महाराष्ट्र का वो एरिया जो कोस्टल एरिया है, बॉम्बे वगैरह जो है, ये कोंकण का एरिया है। इसके ये पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी बहुत सारी पहाड़ियां हैं। इसके बाद कन्नड़ का एरिया आता है, जहां आज कर्नाटका है, उसका कोस्टल एरिया जो है उसको कन्नड़ बोलते हैं। और आप जानते हो यहां जबान कन्नड़ जबान बोली जाती है, यहां कोस्टल एरिया पर कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। अगर हम बात करें नीचे इसके, तो ये मालाबार कोस्ट है, यहां मलयाली लैंग्वेज बोलते हैं, मलयाली। और ये मालाबार कोस्ट जो आपका है, यहीं पर केरल है आज, जहां मैंने बताया से सबसे पहले कांटेक्ट हो रहा है। अब यहां एक बात समझनी है कि इंडिया से जो कांटेक्ट मुसलमानों का हो रहा है शुरू में, वो 2 पर्पज से हो रहा है, 2 आर्टिकल की बुनियाद पर हो रहा है। एक तो गर्म मसाले यहां से ले आ रहे हैं, और अरब ट्रेडर्स बहुत सारे ऐसे थे जो घोड़े लाते थे। आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे टॉप रेस का घोड़ा अरबी होता है, उसकी बड़ी डिमांड थी हर जमाने में। तो अरब के ट्रेडर्स जो आते थे घोड़ा लेकर, वो गुजरात के थ्रू एंट्री करते थे। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड तौर पर जो पहली मस्जिद मिलती है, अच्छा जाहिर सी बात है, आप जहां जाओगे, जहां रहोगे, वहां अपना प्रेयर हॉल भी बनाओगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो।
तो मुसलमानों के प्रेयर हॉल को, इबादत गाह या प्रार्थना स्थल को मस्जिद कहते हैं। तो सबसे पहली मस्जिद, आप यहां पर ईयर देखो, गौर करो इस पर, 629 एडी है ये, यानी 629 ईस्वी, इसमें जामा मस्जिद बन रही है चेरामन में। ये चेरामन केरल में एक जगह है, इसको कहते हैं जामा मस्जिद ऑफ चेरामन। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मस्जिद इन इंडिया। याद रखना है ये बात, भारत में बनने वाली पहली मस्जिद मानी जाती है ये। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि 629 से बन रही है, यानी इन द वेरी लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में बन रही है यहां पर। यानी बनाने वाले जो लोग रहे होंगे वो जाहिर सी बात है सहाबा रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको। 629 में चेरामन में जामा मस्जिद बनी, इसको जामा मस्जिद ऑफ चेरामन कहते हैं। वहां के जो राजा थे चेरामन के, वो पेरुमल साहब थे, पेरुमल। उन्हीं पेरुमल साहब ने वो जमीन दी बनने के लिए, वहां पर मस्जिद बनी और अभी भी वो मस्जिद वहां पर है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आने की बात की जाएगी, पूछा जाएगा आपसे कि फर्स्ट टाइम कांटेक्ट जो मुसलमानों का इंडिया से हो रहा है, किस कैपेसिटी में, किस हैसियत से हो रहा है, तो एज अ ट्रेडर या एज अ व्यापारी, हिंदी में कह सकते हैं व्यापारी के तौर पर हो रहा है, बिजनेसमैन के तौर पर हो रहा है। ठीक है, इंडिया से क्या ले आ रहे थे यहां से, तो गर्म मसाले ले आ रहे थे। ठीक, कहां पर सबसे पहले आए, तो अगर कोस्ट की बात की जाएगी तो मालाबार कोस्ट पर आए, अगर स्टेट की बात की जाएगी तो केरल पर आए, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट से बात की जाएगी तो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में आए। ठीक है, इस पूरे रीजन को जिस मैंने बताया कि वेस्टर्न घाट कहते हैं, तो घाट के एतबार से बात होगी तो वेस्टर्न घाट पर आए। क्लियर बात ये। पहली मस्जिद कहां बनी, तो चेरामन में बनी, जामा मस्जिद ऑफ चेरामन कहते हैं इसको। कब बनी, 629 में बनी। ठीक, आइए दूसरा सेगमेंट, मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम जो है, ये जो सिंध पर अटैक हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। ये जो बिजनेस हो रहा था यहां से, जो व्यापारी जा रहे थे यहां से, वो लोग कोस्टल लाइन पकड़ जाते थे। क्यों, उस जमाने में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, तो जो रास्ता यहां समंदर से लगा हुआ, मतलब जमीन से लगी हुई रास्ते को, ये पकड़ते थे समंदर के तटीय क्षेत्र जो कहते हैं हम लोग, कोस्टल लाइन, और पकड़ के जाते थे ये लोग। अब हुआ क्या कि सिंध के पास, यहां पर जो सिंध पड़ता है, यहां के पास पायरेट्स जो होते हैं, जिनको समुद्री डाकू कहते हैं, इन लोगों ने यहां पर कुछ लूट मार की, एक दफा दो दफा। अब हुआ क्या कि अगर एक दफा कोई बहुत बड़ा काफिला लूट लिया गया, बिजनेस कैवलकेट काफिला, जो व्यापारी काफिला था, इन लोगों ने शिकायत की। किससे करेंगे शिकायत, तो खलीफा के पास पहुंचे। अब बड़ा बिजनेसमैन है तो उसकी पहुंच भी बड़ी होती है, तो खलीफा उस टाइम उमैयद खिलाफत थी यहां पर दुनिया में, उस टाइम उमैयद खिलाफत, इनका सीट ऑफ पावर दमिश्क था। वो खलीफा जो थे उनका नाम था वलीद, याद रखना है वलीद। उन्होंने ऑर्डर किया हिजाज बिन यूसुफ को, ये भी नाम याद रखिए, मैं लिखना भूल गया था, हिजाज बिन यूसुफ, इनको ऑर्डर किया। ये हिजाज बिन यूसुफ जो है, ये उस टाइम कुफा के गवर्नर थे। कुफा दैट इज इराक, इराक के एरिया में ये गवर्नर थे। इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम, जो कि इनके भतीजे भी थे, यहां एक बात समझना है, ये जो हिजाज बिन यूसुफ हैं, इनके भतीजे हैं मोहम्मद बिन कासिम, और उनके दामाद भी हैं। ठीक है, भतीजे भी हैं इनके, और इनके ये दामाद भी, यानी इनके चचा हुए और ससुर भी हुए। इस आदमी ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि आप जाओ और मामला वो करो। ऐसा कंडीशन क्या थी कि या तो जो किंग दाहिर थे, राजा दाहिर, ये उन पायरेट्स को पकड़े जो समुद्री डाकू हैं, या फिर उन्हें जगह दे वो जमीन यहां पर, ताकि ये लोग यहां पर ऑपरेट कर सके, और वरना फिर जो है लड़ने को तैयार हो जाए। अब दोनों आर्मी टकराई। अब जब दो आर्मी टकराएगी तो जाहिर सी बात है एक जीतेगा एक हारेगा, ये नेचुरल सी चीज है। इसमें कोई हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है। ये किंग्स थे, राजा थे, पावर की लड़ाई थी, आपस में लड़े। 712 में ये लड़ाई हुई सिंध में, और इसमें राजा दाहिर या किंग दाहिर डिफीट कर दिए, दे दिए गए, यानी हार गए। मतलब मोहम्मद बिन कासिम हैड डिफीटेड किंग दाहिर, यानी किंग दाहिर को, राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया, और इस तरीके से सिंध जो उनके कब्जे में आ गया। क्लियर बात ये। अच्छा, ये मोहम्मद बिन कासिम कौन है, तो ये अरब है। क्या है, अरब।
तो यहां भी एक बात याद रखनी है कि अगर बात होगी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर पहला अटैक एज अ मुस्लिम कौन कर रहा है, तो मोहम्मद बिन कासिम कर रहे हैं। अगर पूछेगा कि किस एथनिसिटी के थे, तो अरब थे। क्या थे वो? अरब। यानी फर्स्ट अटैक जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर यानी भारतीय उपमहाद्वीप पर हो रहा है, वो अटैक करने वाला शख्स अरब था। ठीक है। तीसरी बात, कब अटैक हुआ? 712 में हुआ। कहां पर हुआ? सिंध में हुआ। सिंध के राजा कौन थे? किंग कौन थे? तो किंग दाहिर थे। ही वॉज अ ब्राह्मण किंग। अच्छा, ये जो लड़ाई हुई है, ये पूरा एपिसोड है, किस किताब में मिलता है? तो चचनामा में मिलता है। किसमें? चचनामा। ये उसी वक्त की किताब है, लेकिन इसके राइटर एनोनिमस है, मतलब पता नहीं कि राइटर कौन है, लेकिन ये किताब और इसमें पूरा एपिसोड जो लिया हुआ है वो उस जमाने का है। और ये चचनामा किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, स्पेशली मोहम्मद बिन कासिम के सिंध के ऊपर अटैक करने के एतबार से बात किया है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। मैं रिकैप कर दे रहा हूं। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हिजाज बिन यूसुफ के भतीजे भी हैं और दामाद भी हैं। दूसरी बात, मोहम्मद बिन कासिम ने ही अटैक किया। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है कि जिस टाइम ये अटैक कर रहे हैं, इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 18-19 साल की उम्र सिर्फ है, बहुत ही यंग, बिल्कुल यंग कमांडर। अटैक कहां हो रहा है? सिंध पर हो रहा है। कब हो रहा है? 712 में हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? तो किंग दाहिर के साथ लड़ाई हो रही है। अब जाहिर सी बात, मैंने बताया आपको कि दो राजा जब या दो कमांडर्स टकराएंगे आपस में, तो कोई हारेगा कोई जीतेगा। इसमें मोहम्मद बिन कासिम जीत गए, तो उस जमाने का एक रूल था, जो जीत जाएगा वो एरिया कब्जा कर लेगा। सिंध उनके कब्जे में चला गया। तो यहां से हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो एक तरह से हुकूमत मुसलमानों की कहीं बन रही है, तो वो सिंध में बन रही है और पूरे मुल्तान तक इन्होंने ले लिया। तो ये हो गई मोहम्मद बिन कासिम की बात। हमने तीसरी चीज बात लिखी यहां पर महमूद गजनवी के हवाले से। अब महमूद गजनवी के बारे में 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली इंपॉर्टेंट बात, ये आदमी गजनवी क्यों कहे गए? इनको महमूद ऑफ गजनी भी कहा गया। असल में अफगानिस्तान में कई शहर ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए गजनी है, गौर है, काबुल है, हिरात है, ठीक है, हुरमुज है, ये सब सिटीज हैं। उन्हीं शहरों में एक शहर है गजनी, जहां पर कि महमूद की पैदाइश हुई। तो इस वजह से इनको महमूद गजनवी कहते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर इनके रीजनल ईयर की बात की जाए, रूल करने की बात, शासन करने के समय की बात की जाए, तो वो 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक, यानी 998 एडी से लेकर 1030 एडी तक ये आदमी रूल कर रहे हैं वहां पर। अच्छा, इनके फादर की बात की जाए जो कि इंपॉर्टेंट है, तो नाम क्या है? सबुकगीन नाम है। अब ये सबुकगीन जो है, सबुकगीन, ये इनके फादर हैं। ये छोटे मोटे अपने जमाने में रूलर रहे और मतलब इनके भी ठीक ठाक मामला रहा। और इनके बाद महमूद ऑफ गजनी ने इस पूरे एम्पायर को बहुत ही लार्ज स्केल पर आदमी ले गया। ठीक है। अब बात करते हैं इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल आपको याद रखना है, और ये अक्सर पूछता भी है। वो ये कि इस्लामिक एम्पायर में ये पहले रूलर हैं जिन्होंने सुल्तान का टाइटल लिया है। ये बात याद रखेंगे। मैंने यहां पर लिखा ना, फर्स्ट रूलर सुल्तान, जो ये पहला रूलर है, पहला शासक, मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान का टाइटल लिया। अब सुल्तान के मायने होता क्या है? आप ये वर्ड सुल्तान बेसिकली अरबी वर्ड है। आप कुरान पढ़ेंगे, सूरह रहमान में भी सुल्तान और भी कई सुल्तान लफ्ज आया है। सुल्तान के माने होता है वन हु ओन्स पावर, ताकत रखने वाले को सुल्तान कहते हैं। ये लिटरल मीनिंग इसका है। इस आदमी ने, ये पहला इंसान है, पहला शासक है, पहला रूलर है मुस्लिम जिसने टाइटल सुल्तान का लिया। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इन्होंने लगातार जो ऑपरेशन किए इंडियन टेरिटरी पर, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की टेरिटरी है, उसमें बहुत सारी लड़ाइयां रही, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को फोकस किया है ताकि वो जो चीजें आपसे पूछी जा सके। इन पर बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वीडियो तो मैं बाद में लेकर आऊंगा, वो एक अलग एपिसोड होगा पूरा। लेकिन यहां पर चूंकि हम फोकस कर रहे हैं 11th और बीए के बच्चों को लेकर इस टाइम, इसलिए हमने यहां पर इसको जो है बहुत ही कंसाइज रखा है। जैसे ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1001। इस ईयर में इन्होंने, जयपाल एक किंग थे, राजा थे, हिंदू शाही किंग कहे जाते हैं। इनको डिफीट दिया कहां पर? बैटल ऑफ पेशावर में। यानी आज जो पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, जो आप बिल्कुल देखोगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान लगा हुआ है, यहां इस बैटल में इन्होंने इनको डिफीट दिया। अब जाहिर सी बात, डिफीट दिया तो एरिया भी लिया होगा। अब यहां एक बात समझना है कि ये जो आप देख रहे हो एक्सपेडिशंस इनके जो हो रहे हैं इंडिया पर या इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर,
ये आपने अक्सर सुना होगा 17 दफा हमला किया महमूद गजनवी ने और 16 दफा हारा, 1 दफा जीत गया। ये सब फर्जी बातें हैं, इसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। महमूद गजनवी हैड नेवर एवर बीन डिफीटेड इन इंडियन टेरिटरी और इन द वेस्टर्न फ्रंट। जहां लड़े वहां पर यह आदमी हारा नहीं। ही वॉज एन एक्सेप्शनल वॉरियर, बहुत ही जबरदस्त किस्म का वो आदमी योद्धा है। इस बात को याद रखिए आप। इस आदमी ने जो भी एक्सपेडिशन किए वो यहां पर वो हारा नहीं वो आदमी। अब देखिए यहां पर इनको डिफीट दिया, इनके बाद इनके बेटों को भी डिफीट दिया था, आनंद पाल को, जो बच के वहां से निकल गए थे। खैर वो एक अलग एपिसोड है। ये याद रखना है कि इन्होंने जयपाल को जो डिफीट दिया है वो बैटल ऑफ पेशावर में दिया है। यानी बैटल ऑफ पेशावर वाज फॉट इन 1001 एडी, 1001 एडी में ये बैटल हुआ है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, आप अगर देखोगे 1005 यानी 1005 एडी ईस्वी में ये मुल्तान इन्होंने कैप्चर किया। किसने? महमूद गजनवी ने। अच्छा, मुल्तान का मामला क्या था? मुल्तान वाज रूल्ड बाय द इस्माइलीज। अब ये इस्माइली एक अलग फिरका है इस्लाम के मानने वालों में, वो बहुत ही अलग लोग हैं। अब महमूद ऑफ गजनी या गजनवी ही वाज अ सुन्नी मुस्लिम। तो उन्होंने यहां जो इन लोग कर रहे थे, फतेह दाऊद थे यहां पर किंग या उनके रूलर थे, उनको इन्होंने हराया, डिफीट दिया। और फतेह दाऊद इस्माइली थे, इनको डिफीट देने के बाद मुल्तान वाज कैप्चर्ड बाय महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनवी। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, अक्सर आपने जो चीज सुनी होगी, सोमनाथ टेम्पल अटैक। बेसिकली 1025 में ये गुजरात में पड़ता है, सोमनाथ सौराष्ट्र का एरिया है जहां पर कि ये अटैक हुआ। और इसमें यकीनन सोमनाथ टेम्पल के से जो चीजें थी वो निकाली गई, वो ले जाई गई, लेकिन इसके पीछे कॉज बहुत ही अलग है, जो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। जब मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा इनके ऊपर तो इसमें बताऊंगा कि इसके पीछे कॉज क्या था जो सोमनाथ पर अटैक हुआ। लेकिन यहां आप ये समझ लीजिए, आपको याद करने के लिए, कि 1025 में सोमनाथ टेम्पल को पर अटैक हो रहा है, ये सोमनाथ के एरिया पर अटैक हो रहा है। यहाँ के राजा थे भीमा सब फर्स्ट, वहां से भाग खड़े हो गए। ठीक है, अगली चीज, अब हम लोग बात करते थोड़ा सा इनके जमाने में लिखने पढ़ने के बाद से क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आदमी का नाम याद रखिएगा, अल बरूनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, ये राइटर भी है, ये आदमी बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट भी अपने वक्त का है, आलिम भी है। ये जो है इंडिया में विजिट कर रहे हैं इन्हीं के टाइमिंग में, यानी 11वीं सेंचुरी में। हम लोग बात कर रहे हैं 11वीं सदी की, ये बात याद रहे। तो 11वीं सेंचुरी में इन्होंने ये आए इंडिया, और इंडिया में रुकने के बाद इन्होंने संस्कृत सीखी। और हमारे कंट्री में जो हमारे शास्त्र थे उन शास्त्रों को पढ़ा। अब आप सब जानते हो जो हमारे शास्त्र हैं, जो हिंदू शास्त्र हैं, वो सारे के सारे संस्कृत में हैं। तो उनको स्टडी किया, वेदास का, ब्रह्मकाश का, अरंक्यास का, और आपके पुराण हैं, उपनिषद हैं, इनको देखा, पढ़ा, समझा। पहले संस्कृत सीखी, उसके बाद इन्होंने किताब लिखी तहकीक हिंद। अब ये तहकीक हिंद जो किताब है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये किताब अरबी जबान में लिखी गई, पहली बात तो ये अरबी लैंग्वेज में लिखी गई किताब, ये तहकीक हिंद। बाद में इस किताब का ट्रांसलेशन फारसी में हुआ और ये किताब कही किताबुल हिंद। क्या कही? किताबुल हिंद। इस किताब की खूबी यह है कि 11वीं सेंचुरी में किताब लिखी गई। अगर आप हमारे मुल्क या इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल और रिलीजियस एस्पेक्ट को समझना चाहते हैं, यानी सामाजिक मामला हो, धार्मिक मामला हो, या यहाँ का जो है सांस्कृतिक मामला हो, अगर उसे आपको समझना है तो ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस किताब को पढ़े बगैर आदमी 11वीं सेंचुरी से पहले के हिंदुस्तान या भारतीय उपमहाद्वीप को नहीं समझ सकता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह से कलहन, कश्मीर के बहुत राइटर हैं, कलहन की किताब पढ़े बगैर 11वीं सेंचुरी तक की या 10th सेंचुरी तक की जो गुजरात, जो पूरे कश्मीर का मामला है, वो पढ़ना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। तो कलहन की किताब जो राज तरंगिनी है, एक किताब है कलहन की। कलहन एक राइटर है और ये आपको याद रखना है, ठीक है, खासतौर से जो बीए के बच्चे हैं। कलहन ये कश्मीर के राइटर हैं। 10th सेंचुरी में, 10th 11th सेंचुरी में इन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है राज तरंगिनी। राज तरंगिनी, इस किताब की बड़ी अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है राज तरंगिनी। राज तरंगिनी, इस किताब में को पढ़ के आप कश्मीर, जो 10th 11th सेंचुरी तक कश्मीर है, उसे समझने में बहुत आसानी होती है। बहुत बड़ी किताब है अपने आप में। उसी तरीके से अल बरूनी साहब की किताब तहकीक हिंद,
जिसे बाद में किताबुल हिंद कहा गया, दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई। इंग्लिश में इसे अल-बर्नीज इंडिया कहते हैं, इंग्लिश में अल-बर्नीज इंडिया कहते हैं। अब आइए अगली बात, यहां कोर्ट पोएट्स की बात करते हैं। जो महमूद गजनवी के कोर्ट पोएट्स थे, इनमें दो बड़े पोएट्स, उतबी ये शायर हैं और फिरदौसी, ये दोनों अलग शायर हैं, उतबी और फिरदौसी। अब यहां समझना क्या है, फिरदौसी के बारे में समझ लीजिए आप। फिरदौसी ने एक मसनवी लिखा, ये मैंने लिखा ना मसनवी, ये मसनवी क्या होता है? फारसी में और उर्दू में वो पोएटिक फॉर्म, शेर शायरी का वो तरीका जिसमें आप किसी की तारीफ उसके लाइफ स्केच को करते हो पूरा तारीफ में, यानी किसी की जो है जीवन को लिखना, किसी की जिंदगी के बारे में पूरा लिखना तारीफी शक्ल में, यानी आप इवोलॉजाइज कर रहे हो, उसमें लिख रहे हो कि जब पैदा हुए तो ऐसे हुआ, जब चले तो वैसे हुआ, बहुत से तारीफी, ठीक है, जब आप कर रहे हो तो उसे मसनवी कहते हैं। यानी इवोलॉजाइज फॉर्म में व्हेन यू राइट अ हिस्ट्री इन अ पोएटिक फॉर्म, दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग विल बी नोन एज अ मसनवी। तो ये फिरदौसी का जो मसनवी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नाम है शाहनामा। क्या नाम है? शाहनामा। अच्छा, शाहनामा किस लैंग्वेज में लिखी गई? पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी जबान में लिखी गई। किसमें? फारसी में। तो याद कर रखना है कि शाहनामा किसकी किताब है? तो फिरदौसी की। शाहनामा क्या है? तो मसनवी है। कब लिखी गई? तो 11वीं सेंचुरी में लिखी गई, अर्ली 11वीं सेंचुरी। दूसरी बात यहां पर एक हमने नाम लिखा है सैयद अली हुजवैरी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद अली हुजवैरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी हैं और 11वीं सेंचुरी में महमूद गजनवी के टाइम में ही ये लाहौर आ रहे हैं। इनका टाइटल है दाता गंज बख्श। दाता गंज बख्श, देने वाला, दाता गंज बख्श, बहुत बड़ा टाइटल है ये। और ये याद रखना है कि दाता गंज बख्श किस सूफी को कहते हैं? तो सैयद अली हुजवैरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। इनका लीनेज जो है इमाम हसन रहमतुल्लाह से जाके मिलता है। खैर वो एक अलग इशू है। सैयद अली हुजवैरी याद रखना क्या है आपको, दातागंज बख्श कहते हैं इन्हें। इन्होंने खानकाह, हॉस्पिस भी कहते हैं खानकाह को इंग्लिश में, हिंदी में आप मठ कह सकते हो। इन्होंने खानकाह इस्टेब्लिश किया। कहां पर किया? लाहौर में किया। कहां पर? लाहौर में। अच्छा, खानकाह क्या है अगर आपको समझना है तो जो मैंने सूफीज्म पर वीडियो बनाया है आप जाके वहां देख लो, मैंने खानकाह को पूरा डिफाइन किया कि खानकाह होता क्या है। तो ये लाहौर बनाया, याद कर रखना है। अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट खानकाह इन इंडिया जिसकी अपनी एक हिस्टोरिसिटी है, एक ऐतिहासिकता है, तो वो खानकाह होगी लाहौर बनी हुई। बनाने वाले शख्स जो हैं सैयद अली हुजवैरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्हें मोहब्बत से, प्यार से लोग दातागंज बख्श कहते हैं। इनकी एक बहुत मशहूर किताब है, उस किताब का नाम है कशफुल महजूब। इस किताब का भी नाम याद रखना है कि ये किताब किसने लिखी? कशफुल महजूब। तो ये किताब लिखने वाले सैयद अली हुजवैरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी महमूद गजनवी के हवाले से, जिसे मैंने बता दिया। अगर पूछा जाएगा रेनिंग टाइम क्या इनका है, रूल करने का, शासन करने का, तो ये टाइमिंग है 998 से 1030 तक। बाप का नाम क्या था? तो सुबुक्तगीन था। अगर पूछा जाएगा पहला रूलर, मुस्लिम रूलर जिसे सुल्तान का टाइटल दिया वो कौन है, तो जाहिर सी बात है वो महमूद गजनवी है। बता दिया मैंने आपको, और तमाम चीजें आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, ये इतना आप कर लोगे आप, तो इन 3 टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके 11th और बीए में बाहर नहीं जाएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो लोग हमारे YouTube चैनल पर विजिट करते हैं और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो उनसे गुजारिश है कि अपने आसपास के लोगों से और कराइए, ताकि इसका बेस बढ़े इस चैनल का। और जो लोग देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर पाए हों किसी भी वजह से, वो सब्सक्राइब कर लें। आपसे हमारी गुजारिश है। इंशाल्लाह आप देखोगे मई के महीने में, मिड मई के बाद, 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह मैं बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो डिबेट के इश्यूज हैं उस पर इंशाल्लाह लेकर आऊंगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि तब तक हमारा ये बेस जो है इस चैनल का थोड़ा बढ़ जाए, ताकि वो आवाज जो हम निकाले या आवाज जो हम देना चाह रहे हैं लोगों तक, जो पहुंचाना चाह रहे हैं, वो बहुत दूर तक पहुंच सके, ताकि नफरत को किसी हद तक कम किया जा सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।